Assalamu alaikum students. Welcome to e-Edification. Usman Ali here, your English teacher. Today we will discuss our poem number 3, Loveliest of Trees, the Cherry Now, written by A.E. Houseman. So let's read the poem. Loveliest of trees, the cherry now. सबसे प्यारा दरख्त अब चेरी का है. Loveliest of trees, the cherry now, is hung with bloom along the bough. ये सबसे प्यारा क्यों है? क्योंकि it is hung with, it is filled with, it is covered with bloom, with flower along the bough. bough का मतलब branch. इसकी जो branches हैं, they are completely filled with white flowers. So it looks really charming. It looks really wonderful. And it is a wonderful scene to be looked at. And stands about the woodland right. And the poet tells us, where does this cherry tree stand? So actually this cherry tree is situated or located the woodland. Woodland actually is the path or is the way that goes to the woods, that goes to the forest. ये जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता है. और राइड का मतलब यहाँ पे हॉर्स राइड, इसका मतलब है घोड़सवारी करना. तो वो रास्ता जहाँ पे लोग घोड़सवारी करते हैं, तो वहां पर जो है ये दरख्त जो है ये उगा हुआ है. वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइम है और जो ईस्टर का फेस्टिवल है वो भी स्प्रिंग टाइम में जो है सेलिब्रेट किया जाता है. तो पोइट को यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये जो वाइट कलर जो है ये एक्चुअली रिलेट करता है, सिंबलाइज करता है प्योरिटी को और रीबर्थ को. तो यहाँ पर जो पोइट है उसने ये जाहिर करने की कोशिश की है या ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये जो ट्री है उसने भी वाइट कलर का ड्रेस पहन लिया है. किस लिए? फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द ईस्टर, ताकि वो भी ईस्टर को सेलिब्रेट कर सके. तो यहां पर जो है एक तो वो क्रिश्चियनिटी के हवाले से उसने बात कर दी और दूसरे नंबर पे जो वाइटनेस के साथ है वो प्योरिटी का और रीबर्थ का एलिमेंट भी आ गया. तो ईस्टर टाइड मीन्स द पीरियड ऑफ ईस्टर टाइम और स्प्रिंग टाइम. तो यहां पर पोइट जो है वो ईस्टर के साथ साथ स्प्रिंग की बात भी कर रहा है. सेकंड स्टैंजा. Now of my 60 years and 10, 60 years and 10, scores mean 20, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है 60, और अगर हम इसमें 10 ऐड करें and 10 तो it becomes 70. तो according to the poet he is expecting or he expects to live for 70 years, that he would live for 70 years. तो पोइट के मुताबिक जो उसकी 70 साल उम्र है उसमें से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल वापस नहीं आएंगे. यानी पोइट की जो प्रेजेंट एज है, ही इज 20 ईयर्स ऑफ एज, ही हैज स्पेंट हिज 20 ईयर्स ऑफ लाइफ एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर का मतलब 20. और वो कहता है कि आप ऐसा हम चले सोच लें कि अब ये जो 70 उसके पास ईयर्स हैं, जो 70 साल हैं, उसमें से जो 20 है उसको माइनस कर दे, क्योंकि 20 ईयर्स उसने गुजार लिए. अब तो ये रिटर्नेबल नहीं है, वापस नहीं आ सकते, रिट्रीव नहीं किए जा सकते. तो कहता है कि इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. तो इसके मेरे पास कितने बचे हैं? सिर्फ 50 साल बाकी बचे हैं. तो यहाँ पे जो ओनली का वर्ड है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे वो जाहिर कर रहा है कि ये बहुत थोड़ा वक्त है, बहुत थोड़ी ड्यूरेशन है चेरी ट्री को एंजॉय करने के लिए. थर्ड स्टैंजा. एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम मीन द थिंग्स विच आर एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर ब्यूटी, विच आर एट द ज़ेनिथ ऑफ देयर ब्यूटी, विच आर एट द पिनिकल ऑफ देयर ब्यूटी. तो पोइट कह रहा है कि क्योंकि वो चीजें जो अपने जोबन पे होती हैं खूबसूरती के हवाले से, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम. तो 50 साल जो हैं वो बहुत थोड़ा अरसा है इनको देखने के लिए. इनको 50 साल का जो अरसा है
वो खूबसूरत चीज़ों को, खुसूसन उन चीज़ों को जो अपने जोबन पर होती हैं, खूबसूरती के जोबन पर होती हैं, उनको देखने के लिए ये जो ड्यूरेशन है 50 साल की, ये बहुत कम है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, तो देयर फॉर द पोइट रिजॉल्व्स, अब वो वहां पे यहाँ पे इरादा कर रहा है। क्या इरादा कर रहा है जी? कि वो उसी वुडलैंड पे जाएगा जहां पे ये चेरी ट्री उगा हुआ है, टू सी द चेरी हंग विद स्नो। अब वो सोच रहा है कि पहले तो वो बाहर में आया है या जाया करेगा, लेकिन अब वो सोचता है कि वो ट्वाइस अ ईयर विजिट करेगा, एक दफा स्प्रिंग में और दूसरी दफा विंटर में। अगरचे विंटर में वाइट फ्लावर्स नहीं होंगे, लेकिन वहां पे जो है वाइट कलर की स्नो भी दिखाई देगी। तो यहां पर जो है वो पोइट एक्चुअली कंपनसेशन करना चाह रहा है कि वो जो विजिट नहीं किया उसने इतने साल, तो अब वो उसको विजिट करेगा और देखेगा कि स्नो में जो है वो चेरी ट्री किस तरह का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं जी, एक इमेज मैंने साथ लगाया है, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल विदाउट इट्स वाइट फ्लावर्स। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है वाइट फ्लावर्स ये हों। थीम, थीम ऑफ द पोइम, द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फॉन्डनेस, फॉन्डनेस मीन्स लव, फॉर द ब्यूटी ऑफ वाइट फ्लावर्स ऑफ चेरी ट्रीज। तो यहाँ पे पोइट ने क्या बयान किया है? पोइट ने इस पोइम में बयान किया है अपनी जो उसकी लाइकिंग है, जो लव है चेरी ट्रीज के वाइट फ्लावर्स के लिए। ही लैमेंट्स, लैमेंट्स का मतलब फील सैड, वो उदासी महसूस करता है, वो मातम महसूस करता है। दैट 20 years of his life which he has spent, which he spent without looking at the charming beauty of the cherry flowers। तो वो एक तरह से मातम कर रहा है कि वो जो 20 साल उसने खूबसूरती को नहीं देखा, एंजॉय नहीं किया, तो वो वापस से नहीं आ सकते। इवन रिमेनिंग 50 years of his life seems a short time, हत्ता कि जो बाकी 50 साल है उसकी जिंदगी के, जो वो तवक्को कर रहा है कि वो 50 साल तक जिएगा मजीद, तो ये भी उसको बहुत शॉर्ट टाइम नजर आ रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम दिखाई दे रहा है टू चेरिश द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स। क्योंकि अगर वो ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहता है, तो इसके लिए 50 साल भी बहुत थोड़े हैं। He therefore wants to visit them in winter season also, तो इसलिए वो चाह रहा है कि वो इनको विजिट करे और देखे, इन दरख्तों को देखे कि किस तरह से दिखाई देते हैं। So explanation of first stanza. In the first stanza, yeah, in these lines, the lad means the boy, walking along the woodland ride, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोइम उसने 63 पोइम्स लिखी थी, तो यहाँ पे एक जो नरेटर है वो एक लैड है, एक लड़का है जो इधर घूम रहा है नेचुरल सीनरी में, और वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख के अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है। और यहाँ पे वो चेरी ट्री के बारे में एक्सप्रेसिव है अबाउट हिज फीलिंग्स। तो वो जो है वुडलैंड राइड के पास से गुजरता है, प्रेजेस द वाइट फ्लावर्स ऑफ चेरी ट्री, तो वहां पे वो चेरी ट्रीज देखता है और देखता है कि वो कितने खूबसूरत हैं, उनकी वो तारीफ करता है। द ब्रांचेस ऑफ चेरी ट्री आर फुली लोडेड विद द वाइट फ्लावर्स, और जो चेरी ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो बड़े भरपूर तरीके से, घने तरीके से जो है उन पे वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। द ट्री लुक्स रेडी टू सेलिब्रेट द ईस्टर, और ऐसे लगता है जी जैसे ये दरख्त जो है ईस्टर को मनाने के लिए भरपूर तैयारी कर चुका है। द पोइम सेटिंग ऑफ ईस्टर टाइम रिमाइंड्स अस ऑफ द स्प्रिंग टाइम व्हेन द चेरी कम्स इनटू ब्लॉसम। तो ये जो स्प्रिंग का जो टाइम इसमें बताया गया है, या जो ईस्टर का टाइम बताया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि इस मौसम में इस पे फूल उगते हैं चेरी के दरख्त पे। बट द वाइटनेस ऑफ द चेरी ट्रीज ऑल्सो सजेस्ट प्योरिटी, फ्रेश बिगनिंग्स एंड रीबर्थ। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये भी अंदाजा होता है कि किस तरह से जो वाइट कलर का जो सिंबल है, जो अलामत है, वो प्योरिटी की भी अलामत है, वो नई चीजों की शुरुआत की भी अलामत है, और रीबर्थ की भी अलामत है। थिंग्स एसोसिएटेड विद स्प्रिंग टाइम, और ये वो सारी चीजें हैं जिनका ताल्लुक जो है वो स्प्रिंग टाइम से बनता है। तो स्प्रिंग क्या है जी? स्प्रिंग एक्चुअली इज द सीजन ऑफ रीबर्थ। तो देयर इज अ कोटेशन बाय जैसन वू, ही सेज, I call white the most powerful non-color. It's clean, optimistic and powerful. Explanation of second stanza. In this stanza or in these lines, the speaker's tone is pensive. So in these lines, the poet is sad actually. He reflects the brevity का मतलब shortness of human life. तो पोइट जो है वो सोच रहा है कि इंसान की जिंदगी जो है वो कितनी मुख्तसर सी है, एंड द
क्विकनेस विद विच वन ईयर गिव्स वे टू अनदर, और एक साल के बाद दूसरा साल आता चला जाता है और बड़ी जल्दी से गुजर जाता है। द स्पीकर हैज स्पेंट हिज लाइफ 20 ईयर्स, तो शायर ने अपने जो है वो 20 साल गुजार लिए हैं। ही होप्स टू लिव 50 ईयर्स मोर, तो वो उम्मीद करता है कि वो मजीद 50 साल जिएगा। बट दिस सीम्स अ ब्रीफ स्पैन टू हिम, लेकिन उसके मुताबिक ये 50 साल भी बहुत थोड़े हैं। द वर्ड ओनली बिफोर 50 ईयर्स मोर, तो जो उसने 50 ईयर्स मोर से पहले जो वर्ड ओनली लिख दिया है, हिंट्स द पोइट्स रिमोर्स, तो ये इशारा करता है जो पोइट जो है वो कितना अफसुर्दा है फॉर सच अ ब्रीफ ड्यूरेशन, इस थोड़ी सी मुद्दत के लिए जो कि जिंदगी को और ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए दी गई है। द पोइट सजेस्ट कार्पे डायम, कार्पे डायम एक्चुअली ये एक जो है ये टर्म है जो कि यूज की जाती है उस सिचुएशन को बयान करने के लिए जहां पे अर्ज किया जाए किसी को भी कि उसने इस ड्यूरेशन को जो उसको मिली है, जो मौजूदा वक्त है, उसको मैक्सिमम एंजॉय करे और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। तो वो पोइट जो है वो सजेस्ट कर रहा है कार्पे डायम कि हमें जो मौजूदा वक्त है, जो हम अभी हैं, इस जो जमाना हाल है, इसको कैप्चर कर लें और इसमें मैक्सिमम जी लें। टू रीडर्स सो दैट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ में बी एंजॉयड फुली, और वो इसलिए इसको सजेस्ट करता है ताकि जिंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से जिया जा सके। फॉरएवर इज कंपोज्ड ऑफ नाउन्स, तो एमिली डिकिंसन जो है वो ये कहती है कि जो फॉरएवर है, जो हमेशा का वक्त है, वो किस पे मुश्तमिल होता है, वो अब पे मुश्तमिल होता है। अब मिलते चले जाएंगे तो फॉरएवर बनता चला जाएगा। Explanation of third stanza. In the third stanza of the poem, the poet continues his insistence on the point of life's shortness to enjoy the beauty of alluring white flowers of cherry. तो यहाँ पर जो है मजीद हमें दिखाई देता है कि शायर जो है वो अपने उसी थीम को कंटिन्यू किए हुए है कि जो टाइम है वो शॉर्ट है और जो ब्यूटी है उसको देख के जी नहीं भरता। He resolves, तो वो इरादा कर रहा है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट, ताकि तलाफी कर सके, टू सी द चेरी ट्री इवन इन विंटर सीजन व्हेन इट इज कवर्ड विद वाइट स्नो, तो वो जो वाइट स्नो के साथ भी इसको देखना चाहता है, अगर उसने इसको पहले मिस कर दिया है तो उसकी कंपनसेशन हो सके। द पोइट्स फैसिनेशन फॉर द चेरी फ्लावर्स मेक्स हिम डिसाइड टू विजिट द प्लेस वेयर चेरी ट्री इज ग्रोइंग इवन व्हेन इट बियर्स नो फ्लावर्स, तो अगरचे सर्दियों में कोई फूल भी इसके ऊपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इस जगह पे जाएगा और चेरी के ट्रीज को देखेगा। एज ट्रू लव डज नॉट सी द फॉर्म बट द एसेंस, तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक ट्रू लवर साबित हो रहा है कि जो फिजिकल ब्यूटी पे यकीन नहीं रखता, बल्कि वो उसकी एसेंस को, उसकी स्पिरिट को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि असल में चीज जो वो कितनी खूबसूरत है। तो अगरचे उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं है, वो अपनी जो अपेरेंट ब्यूटी है वो लूज कर चुका है ये दरख्त, लेकिन उसका एसेंस तो वही है, उसकी बुनियाद तो वही है, उसका जौहर तो वही है, तो वो उस चीज को एंजॉय करना चाहता है। तो ये जो पूरी पोइम है इसकी अगर हम देखें तो ये क्वार्ट्रेन्स पे मुश्तमिल है जी, यानी कि 4 लाइन्स पे हर स्टैंजा जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ राइमिंग कपलेट्स, और उसमें राइमिंग कपलेट्स हैं, यानी कि ए और बी की इसकी राइमिंग स्कीम है। द रिदम ऑफ द स्टैंजास contributes to the poetic flow of thoughts and emotions, तो यहाँ पे जो रिदम है वो किस चीज पे मुश्तमिल है जी, यकीनन वो इसकी राइमिंग स्कीम पे है, लेकिन इसके साथ साथ जो पोइटिक फ्लो है थॉट एंड इमोशन का, उसको भी बहुत ये जो राइमिंग स्कीम है गहरा करती है। एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, ये नोट कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, what is the theme of the poem Lovely Soft Trees the Cherry Now? Describe the beauty of the cherry tree as described in the poem. What does the poet wishes in the last stanza? How old is the poet and how many years does he expect more? What is meant by wearing white for Easter tide? Why does the poet love cherry flowers so much? What time of year has been mentioned in the poem? That's all. Thank you very much. Allah Hafiz.